हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। टुडे वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश करंट अफेयर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने फ्रंट पिक्चर एक लगी हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन इससे पहले हम एक विद अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल लाइन के साथ हम क्लास अपनी स्टार्ट करना चाहेंगे। तो जैसे कि हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे उस लाइन का तात्पर्य क्या है। जैसे कि ये पेज अभी हमारा खाली है, ये लाइन संघर्ष ही जीवन है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ लाइन, दिस इज होल स्टोरी। ये अपने आप में एक पूरी पूरी कहानी है। ये केवल लाइन ही नहीं है, इसने पता नहीं कितने इंसानों के जीवन का मतलब पूरा कायाकल्प ही बदल दिया। इसी ने अबुल पाकिर ज़ैनुल अब्दीन को एपीजे अब्दुल कलाम बना दिया। इसी ने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बना दिया। केवल इसी एक लाइन ने नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नरेंद्र मोदी बना दिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का पीएम बना दिया। इसी एक लाइन ने इस धीरू भाई अंबानी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। इसी एक लाइन ने किसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब क्या क्या डिफाइन करें, कोई भी मतलब इस लाइन की सीमा है ही नहीं। और इसी एक लाइन की वजह से शायद आप इस समय जिस जगह हैं आप, तो इसी एक लाइन की वजह से ही हैं आप। ठीक है, क्योंकि आप इस समय जहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने इंटर क्वालिफाई किया होगा और 10th क्वालिफाई किया होगा, तो उसको भी क्वालिफाई करने में इस लाइन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके माँ बाप भी जहाँ पे और जिस स्थिति में हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, कहीं और हैं, कहीं बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आज भी वो केवल इसी एक लाइन की वजह से हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो इस लाइन का मतलब कोई मोल ही नहीं, हजारों करोड़ मतलब कई खरबों की लाइन है ये। आप इसकी कीमत ही नहीं लगा सकते हैं। इस लाइन की कीमत कई हज़ार करोड़ रुपए में है, मतलब आप कीमत ही नहीं लगा सकते हैं इसकी। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कुछ लाइन, आपको इस लाइन के तर्ज में बताएंगे। ठीक है, बताएंगे मतलब कविता के रूप में सुनाएंगे। जैसे कि कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर, ध्यान दीजिएगा, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर और छाया देता हो अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हों। ध्यान दीजिएगा, विपदाएं दूध पिलाती हों और लोरी आंधियाँ सुनाती है, और जो लाक्षागृह में जलते हैं वही तो सूरमा बन के निकलते हैं। तो समझिए इस बात को, जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप लोहे की तरह तलवार बन के नहीं निकलेंगे। इसीलिए तपिए, मजबूत हो जाइए अपने आप को। ठीक है, बाकी हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? ठीक है, दिस इज माई चैनल डिग्रीज करंट अफेयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड and this is my name and my telegram also from this by रोहित सर इंग्लिश करंट अफेयर। सो डिस्कस करते हैं हम आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब पहले हम आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में है क्या। ठीक है, प्लेन पेज पे आते हैं। ये देखिए, जैसे कि एक मिनट, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एक्चुअली में जो यूसीसी है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ठीक है, इन सब का अलग अलग धर्म है। ठीक है, अलग अलग इनके रीति रिवाज हैं, इनके अलग, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, सिख के अलग, ईसाई के अलग, पारसी के अलग। ठीक है, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, तो उससे हुआ क्या, तो जब इनकी शादी होती थी, जैसे मान लीजिए हिंदू की शादी हुई, वो किसी मुस्लिम महिला के साथ हो गई। ठीक है, अब हिंदू की शादी अगर मुस्लिम महिला के साथ हो रही है या फिर हो गई है, जो शादी हो रही है, अब हिंदू कह रहा है कि
शादी जो है हिंदू रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, हिंदू रीति रिवाज मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एसएससी एस्पायरेंट। ठीक है, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और मैं क्या कहते हैं, मुस्लिम महिला कह रही है नहीं, हमारी शादी जो है मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। बात समझिएगा, आप कह रही है मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ होना चाहिए। तो अब दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा है। मुस्लिम रीति रिवाज मतलब शरीयत कानून, शरीयत लॉ 1937, इसके अकॉर्डिंग मुस्लिम कह रही है। अब यहाँ पे दोनों में झगड़ा हुआ। उसी तरह अगर मुस्लिम और सिख में हो जाए, फिर ये क्या कहते हैं ईसाई और पारसी में हो जाए, तो गवर्नमेंट ने इन सबको जब ध्यान दिया तो गवर्नमेंट ने इसका सारा मामला जो अभी चर्चा में आया है वो बहुत पहले का मामला है, उसको हम बताते हैं आप मेरे को कि पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। एक्चुअली में क्या था कि एक मीना कम्युनिटी थी राजस्थान में। ठीक है, मीना जनजाति के लोग रहते थे। दो पति पत्नी थे, मतलब एक पति पत्नी थे, दोनों की शादी हुई। तो कुछ साल हुआ, शादी होने के बाद दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों का झगड़ा हुआ तो पति ने क्या कहा कि हम तो आपको तलाक दे देते हैं। ठीक है, तो जब पति ने तलाक देना चाहा तो पत्नी ने क्या कहा कि आप हमको तलाक इस तरह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आप तलाक दे रहे हैं वो हमारी जो जनजाति है उस जनजाति में उसका मान्य कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी जाति की जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो डिफरेंट तरीके से उससे अभिन्न है। अच्छा, तो ये मैटर होता। अब क्या करते हैं, दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जब दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो पति कहता है सर इनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के तहत हुई है, इसीलिए इनको हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तक के तहत ही उसी हिसाब से डाइवोर्स देंगे। अब पत्नी कहती है कि सर आप इस तरह नहीं कर सकते। कहती है कि हमारे जो ट्राइबल जनजाति है, मीना कम्युनिटी है, ये मीना, इसको ध्यान दे दीजिए, ये एसएससी में आएगा। मीना कम्युनिटी जो कि राजस्थान में है, मतलब मीना जनजाति कहाँ है, राजस्थान से बिलोंग करती है। अब पत्नी ने क्या कहा, हमारी जात वाले इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप हमको डाइवोर्स दे देंगे और हमारी कास्ट वाले अगर हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, आप ही बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का तर्क सुना, उसके बाद पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि गवर्नमेंट को एक लॉ लेके आना चाहिए जिस लॉ के तहत क्या हो कि सबका एक ही धर्म से सबको मतलब कंबाइन कर दिया जाए, कि एक कानून ऐसा बनाया जाए जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम दिया गया। यहीं से एक्चुअली में चर्चा में आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड था तो पहले से ही आर्टिकल 44, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 44 पार्ट 4, आर्टिकल 44 पार्ट 4 आर्टिकल 44 डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑलरेडी इसका प्रावधान दिया गया है जिसमें लॉ कमीशन कहता है कि इसको स्टेट लागू कर सकता है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। ठीक है, जिससे सभी नागरिकों की तो शादी विवाह डाइवोर्स की समस्याएं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, यहाँ पे मामला उजागर हुआ, चर्चा में आया। अब उसके बाद एक केस होता है 1985 में, उस केस का नाम है शाहबानो केस। शाहबानो केस, इसमें कि शाहबानो जी जो है लगभग 55 की एज में है, उनके पति ने उनको डाइवोर्स दे दिया। ठीक है, ये मुस्लिम महिला है। डाइवोर्स देने के बाद उनके कुछ बच्चे थे, तो शाहबानो जी ने कहा कि हम अकेले जाएंगे कहाँ पे, तो उन्होंने कुछ एलिमनी राशि मांगी अपने पति से कि हमको कुछ पैसा दीजिए या फिर कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा दिए जिसके कारण से हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है पैटर्निकल पितरात्मक सत्ता जो है हिंदुस्तान में बहुत घातक है। ठीक है, ये जो पितरात्मक सत्ता है ये बहुत घातक है। तो ये एक्चुअली में क्या सोचते हैं, अपने आप को बहुत एडवांस मोड पे समझते हैं, जैसे कि अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं, और महिलाओं को क्या कहते हैं विंडो 7, और उसके बाद क्या बोलते हैं एक्स सेक्सुअल समझते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं यहाँ पे। तो शाहबानो जी सुप्रीम कोर्ट चली गई, जज साहब देखिए ऐसा ऐसा मामला है, इन्होंने हमको तलाक दे दी, अब हम उनसे जीवन यापन करने के लिए कुछ धन मांग लें तो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब मुझसे पूछा गया पतिदेव से कि आपने ऐसा क्यों किया है,
तो कह रहे हैं क्योंकि सर हमारे शरीयत कानून में जो 3 तलाक वाला सिस्टम है और उसमें क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो दी जाती है वो कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है। जज साहब का अच्छा ऐसी बात है। जज साहब ने बानो जी के पक्ष में मामला मुकदमा सुनाया और क्या कहते हैं फैसला सुनाया। देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे फिर जज साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की सलाह देते हुए गवर्नमेंट से कहा कि कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे सभी धर्मों को आसानी हो इन सब प्रक्रियाओं को झेलने में या फिर इन सब प्रक्रियाओं से क्या कहते हैं निपटने में। ठीक है, तो एक्चुअली में यूसीसी यही है। एक्चुअली में क्या है, जो यूसीसी का सारा मामला है ना, ये केवल मैरिज और संपत्ति को लेकर ही है। आज से नहीं, सदियों से कारनामा चला आ रहा है। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए, ये जो यूसीसी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये जो वर्ड है हमारा सिविल, ठीक है, ये एक्चुअली में कॉमन पीपल के लिए है। ठीक है, ये उन अमीरों के लिए कतई नहीं है। द पर्सन हु ट्रेवल इन प्लेन, चैटियाट, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ये उनके लिए कतई है ही नहीं। ये केवल हमारे और आप जैसे कॉमन पीपल के लिए ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनको असर ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो 3 तलाक दें, चाहे वो 4 तलाक दें, चाहे 10 तलाक दें। ठीक है, कानून तो खैर होता सबके लिए, लेकिन बता रहे हैं क्योंकि ये कॉमन पीपल, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी यूनिफॉर्म सिविल कोड में। हम आपको बताते हैं, आप इसमें क्वेश्चन क्या क्या तैयार कर लीजिए। ठीक है, पहला तो बानो जी का केस 1985 SSC वालों के लिए खासकर। ठीक है, और उसके बाद मीना कम्युनिटी राजस्थान। ठीक है, आर्टिकल 44। ठीक है, और DPSP, ये पार्ट 4। ठीक है, ये हुआ। और कौन लागू कर सकता है इसको? स्टेट लागू कर सकता है किस चीज़ को? यूसीसी को। ठीक है, और उसके बाद लॉ कमीशन बना कब? व्हेन। और ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू है। ठीक है, वहाँ से शादी करने के क्या कहते हैं लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद तब चीज़ों पे वर्क कीजिए। तो आपको जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ठीक है, जैसे कि हम आपको पढ़ के सुना देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ये जैसे कि लिखा गया है, सामान्य नागरिक, ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। समझ आ गया? तो फिर क्लास का हम दाइन करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त पढ़िए। और हाँ, एक बात, पढ़िए मस्त, और उसके बाद क्या कहते हैं लाइक को, चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान लगाइए और योग करिए, क्योंकि इसी से ही ताकत आती है। दिमाग को एक्टिवेट रखने के लिए 5 से 7 किलोमीटर दौड़ा कीजिएगा। बात समझिए, 5-7 किलोमीटर दौड़िए पर डे, और कम से कम 70 पुशअप मारिए। 21-22 साल लोगों के लिए कर रहे हैं। तुम लोग युवा हो यार, अपने आप को समझो। इंडिया कमज़ोर हो रहा है, उसके पास वर्क फोर्स तो है, लेकिन वो किसी का पेट बाहर है, किसी की तोंद बाहर है, किसी का दिमाग ख़त्म है। ये सब एक्सरसाइज करने की वजह से है। ये एक्सरसाइज लोग कर नहीं रहे हैं। बात समझिए, आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए और इंडिया को ताकतवर बनाइए और खूब पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से बढ़िया स्टार्टअप खोलिए। ठीक है यार, तुम ताकतवर हो। तो थैंक यू। इसी के साथ बाकी हम साइनिंग अप करते हैं अपना सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिंग्लिश का इंटरफेयर। थैंक यू।